हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिनको को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अबाउट द लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही मार्मिक और दयनीय चित्रण है एक बेटी का जो अपनी माँ को ढूंढने जाती है, उनकी चीज़ों को ढूंढने जाती है आफ्टर द वार, युद्ध के बाद हॉलैंड में। जब उसे वह चीज़ें मिल जाती हैं तो उन चीज़ों को देखकर उसके साथ जो उसकी लड़की की यादें जुड़ी हुई हैं वो बहुत सारी यादें उसे याद आ जाती हैं। लेकिन उन यादों के आने के बावजूद भी वो निर्णय करती है उन सभी चीज़ों को वहाँ छोड़ देती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो इसी विषय में ये चैप्टर लेसन है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन्ड द डोर ए चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। महिला ने मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखा। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा था। मैं और पास चली गई तथा सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस एस डॉटर। मैं मिसेस शाह की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. वह महिला दरवाजे को इस प्रकार पकड़े खड़ी थी मानो वह उसे और अधिक खुलने देना नहीं चाहती थी। उसके चेहरे पर मुझे पहचान पाने का कोई चिन्ह नहीं दिखा। वह मुंह खड़ी मेरी ओर एकटक देखती रही। Perhaps I was mistaken. I thought, perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. शायद मुझसे गलती हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद ये महिला कोई अन्य हो। मैंने उसे केवल एक बार ही देखा था, वह भी उड़ती नज़र से, और वह भी अनेक साल पहले। नितांत संभव था कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी। महिला एक ओर हट गई तथा दरवाज़ा छोड़ दिया। उसने मेरी माँ का हरा बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था। लकड़ी के बटन धुल धुल कर पीले पड़ गए थे। उसने देखा कि मैं कार्डिगन पर नज़र गड़ाए हूँ और दरवाजे के पीछे आधी छिप गई। पर अब मैं जान गई थी कि मैं सही पते पर आई थी। वेल, यू न्यू माई मदर? आई आस्क्ड। हैव यू कम बैक? सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। आप मेरी माँ को जानती थी? मैंने पूछा। तो क्या तुम वापस आ गई? महिला ने पूछा। मैं तो सोचती थी कोई भी वापस अब तक नहीं आया है, केवल मैं ही लौट आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाजा खुला तथा बंद भी हो गया। उसमें से सीलन युक्त महक निकली। I regret I cannot do anything for you. I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. मुझे खेद है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। आई कांट सी यू अनदर टाइम। इस समय तो मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, महिला बोली। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, फिर किसी दिन आना। शी नोडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने सिर हिलाया तथा सावधानीपूर्वक दरवाजा बंद कर दिया, मानो घर के किसी भी अन्य व्यक्ति को विघ्न न पड़े।
I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. मैं खड़ी रही सीढ़ी पर। खिड़की के सामने टंगा पर्दा हिला। किसी ने मुझे देखा तथा फिर वह पूछ सकती थी कि आप क्या चाहती हैं। ओह, कुछ भी नहीं, मैंने उत्तर दे दिया। कोई बात नहीं। I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel, and on the jamb a bit higher the number 46. मैंने दोबारा नाम पट्टिका देखी। डॉर्लिंग सफ़ेद पट्टिका पर काले अक्षरों में लिखा था और दरवाजे के बाजू या पाखा पर कुछ ऊंचाई पर नंबर लिखा था 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for few days, and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dorling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. जब मैं धीमे कदमों से स्टेशन को लौटी, मुझे अपनी माँ की याद आई, जिसने मुझे सालों पहले वह पता दिया था। यह बात है युद्ध के पहले की। मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी और मुझे तुरंत लगा कि कई चीज़ें गायब हैं। मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी जल्दी ये बात नोट कर ली। फिर उसने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। मैंने पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना था। स्पष्ट था कि मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी, जिससे वह भी अनेक वर्षों से नहीं मिली थी। वह अचानक ही आ गई थी तथा उसने पुराने संपर्क को नया कर लिया। उसके बाद से वह नियमित रूप से आती रही थी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go and then the antique plates and hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. वह जब भी आती हर बार अपने साथ कोई ना कोई चीज़ें ले जाती। मेरी माँ ने बताया वह एक बार में मेज के चांदी के बर्तन, छुरी, कांटे आदि ले गईं और फिर वो प्राचीन काल की प्लेटें ले गईं जो यहाँ टंगी थीं। उसमें बड़े-बड़े फूलदानों को ले जाने में बहुत कठिनाई आई। उन्हें बड़े-बड़े फूलदानों को ले जाने में बहुत कठिनाई आई। अब मुझे चिंता सता रही थी, क्रॉकरी को ढोते-धोते उनकी कमर में ऐंठन या अकड़न आ गई होगी। मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। मैं तो उसे ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। उसने अपने आप ही इस बात का सुझाव दिया। उसने ज़िद की वह मेरी सभी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी। यदि हम ये चीज़ें यहाँ छोड़ देते सब कुछ खो देंगे, वह कहती थी। Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई थी कि वह हर चीज़ रख ले? मैंने पूछा। क्या यह पूछने की कोई ज़रूरत थी? मेरी माँ चीख कर बोली। ऐसा पूछना तो उनका अपमान करना होगा। और सोचो तो वह कितना खतरा उठा रही हैं। हर बार जब वह दरवाजे से बाहर सूटकेस अथवा बैग लेकर निकलती हैं, वह खतरा उठाती हैं। My mother My mother seems to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it.
मेरी माँ ने जैसे देख लिया था कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हुई थी। उसने मेरी ओर धिक्कारते हुए देखा तथा उसके पश्चात इस बारे में उसने कोई बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. इस बीच मैं स्टेशन पहुंच गई थी। रास्ते में मैंने किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं युद्ध के छिड़ने के बाद उन परिचित स्थानों पर पहली बार चल रही थी, पर मैं आवश्यकता से अधिक दूरी तय करने के मूड में नहीं थी। मैं उन सड़कों तथा घरों को देखकर अपने अपने को दुखी नहीं करना चाहती। इन स्थानों से मेरी यादें जुड़ी थीं। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. वापस गाड़ी में मैंने मिसेस डॉर्लिंग की वही शक्ल देखी जैसे मैंने पहली बार मिलने पर देखी थी। जिस दिन मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था, उसके बाद का वह दिन था। मैं ज़रा देर से सोकर उठी थी तथा सीढ़ियों से नीचे आने पर मैंने पाया कि माँ किसी महिला को छोड़ने बाहर गई हैं। वह महिला चौड़ी पीठ या कमर वाली थी। "There is my daughter," said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. "Does she live far away?" I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. "In Marconi Street," said my mother. "Number 46. Remember that." वह रही मेरी बेटी, माँ ने बताया। उसने मुझे इशारे से बुलाया। महिला ने सर हिलाया। सूटकेस सूटकेस कोट रैक के नीचे उठाया। वह एक भूरे रंग का कोट तथा आकृतिहीन हैट पहने थी। "क्या वह बहुत दूर रहती है?" मैंने पूछा, जब मैंने महिला को भारी केस के साथ कठिनाईपूर्वक घर से बाहर निकलते देखा। "मार्कोनी स्ट्रीट में," मेरी माँ ने बताया। "नंबर 46, ये याद रखना।" I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. मैंने वह नंबर याद रखा, पर मैंने वहां जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा की। आज़ादी के बाद प्रारंभिक दिनों में मेरी उन संग्रहित चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी और स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे डर भी लगता था। मुझे उन चीज़ों से सामना करने में डर लग रहा था जिनका संबंध उन लोगों से था जो अब दुनिया में नहीं थे। उन चीज़ों को अलमारियों में तथा डिब्बों में छिपा कर रख दिया गया था और वे व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रही थीं कि कोई उन्हें यथास्थान पुनः सजा देगा, और जो मात्र इस कारण ही ठीक ठाक बनी रहीं क्योंकि वे निर्जीव वस्तुएं थीं। But gradually, everything became more normal again. Bread was getting to be lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. पर धीरे धीरे सब कुछ पुनः सामान्य हो गया। डबल रोटी फिर से हल्के रंग की मिलने लगी। आप बिना किसी खतरे के बिस्तर पर सो सकते थे। एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज़ देखने की आदत आदत पड़ गई थी। और एक दिन मुझे लगा कि मेरा मन अपनी उन सभी वस्तुओं के लिए ललायत हो गया जिन्हें उस घर में होना चाहिए था। मैं उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना तथा याद करना चाहती थी।
After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, she said. My mother's doing an errand. No matter, I said, I will wait for her. मिसेस डॉर्लिंग के घर पर मेरी पहली कोशिश तो बेकार रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश करने का निर्णय किया। इस बार एक 15 वर्षीय लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, क्या माँ घर पर है? नहीं, वह बोली, मेरी माँ तो किसी काम से गई हुई है। कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल along the passage, and an old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दी। एक पुराने ढंग का क्षमादान दर्पण के बगल में टंगा था। हमने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि ये एकल क्षमादान से कहीं अधिक भारी भरकम था। Wouldn't you sit down? Asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped, horrified. I was in room I knew. I did not know. क्या आप बैठेंगी नहीं? लड़की ने पूछा। उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर उससे आगे बढ़ गई। मैं ठहर गई, डर गई। ऐसे मैं ऐसे कमरे में थी जिससे मैं परिचित थी तथा जिसकी जानकारी मुझे ना थी। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. मैं स्वयं उन वस्तुओं के मैंने स्वयं को उन वस्तुओं के बीच पाया जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, पर इस विचित्र माहौल में उन्हें देखकर व्यथित हो गई, अथवा मैं इस बात से दुखी हुई कि वे अव्यवस्थित तरीके से रखी थी। फर्नीचर गंदा था, कमरे में उमसदार गंध आ रही थी। मैं ठीक से तो नहीं जानती, पर मेरा साहस नहीं हो रहा था कि कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाऊं। उस लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई, मैं बैठ गई और मैंने ऊनी मेज पोश पर नज़र डाली। मैंने उसे रगड़ा, मेरी उंगलियां उसे रगड़ने के कारण गर्म हो गईं। मैंने उस पर बने नमूने और लकीरों पर नज़र दौड़ाई। उसके किनारों पर कहीं जलने का एक छेद या दाग होना चाहिए था, जिसे कभी भी भरा नहीं गया था। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. मेरी माँ जल्दी ही आ जाएंगी, लड़की बोली। मैंने पहले ही उसके लिए चाय बना दी है। आप चाय लेंगी ना? धन्यवाद। I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. मैंने नज़र ऊपर उठाई। लड़की ने चाय के प्याले मेज पर रख दिए। उसकी पीठ भी चौड़ी थी जैसी उसकी माँ की थी। उसने चाय एक सफ़ेद केतली से प्यालों में उड़ेली। उसने एक डिब्बा खोला तथा कुछ चम्मच बाहर निकाले। That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother said it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. She for yourself. ये डिब्बा तो बहुत अच्छा है। मैंने स्वयं अपनी आवाज़ सुनी। आवाज़ विचित्र थी, मानो इस कमरे में हर आवाज़ भिन्न थी। ओह, आपको इनके बारे में जानकारी है? वह मुड़कर मेरी चाय ले आई। वह हंस दी। मेरी माँ कहती है ये प्राचीन कला वस्तुएं हैं।
हमारे पास ऐसी तमाम वस्तुएं हैं। उसने कमरे में चारों ओर इशारा किया। अपने आप देख लीजिए। I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the peanut palette. मुझे उसके हाथ के इशारों का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं थी। जिन चीज़ों को वह दिखाना चाहती थी मैं उन्हें जानती थी। मैंने चाय की मेज के ऊपर टंगे चित्र को देखा। जब मैं बच्ची थी तो मैं सदा ही जस्ते की प्लेट पर रखे सेब को खाने की कल्पना किया करती थी। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. हम इसका इस्तेमाल हर चीज़ रखने के लिए करते हैं, उसने बताया। एक बार तो हमने दीवार पर लटकी प्लेटों पर खाना भी खाया था। मुझे इसकी उत्कृष्ट इच्छा थी, पर मुझे तो कोई विशेषता नहीं दिखी। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it. For example, मैंने मेज पोस्ट पर बना जलने का निशान खोज लिया था। लड़की ने मेरी ओर खोजक दृष्टि से देखा। मैंने कहा, हाँ, घर की इन सभी प्यारी वस्तुओं को तुम इतना छूती रहती हो कि तुम उन्हें शायद ही और अधिक देख पाओगी। तुम केवल तभी ध्यान देती हो जब कोई वस्तु खो जाती है, जैसा कि इसके कारण है, इसे मरम्मत करवानी है या तुमने इसे उधार दिया है। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course, and that was the strange thing I didn't know. The cutlery we ate of every day was silver. दोबारा मुझे अपनी ही आवाज़ का अस्वाभाविक स्वर सुनाई दिया और मैं बोली, मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला था कि क्या क्या मैं चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में मदद करूँगी। ये बात बहुत पुराने समय की है और मैं शायद उस दिन घर पर बैठी बोर हो रही थी, अथवा शायद अस्वस्थ होने के कारण बीमार होने के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा था। चूँकि उसने मुझे पहले कभी ऐसे काम करने को नहीं कहा था, मैंने उससे पूछा कि चांदी से आपका क्या मतलब है, और उसने उत्तर दिया था आश्चर्यपूर्वक, चम्मच, कांटे, चाकू आदि। और ये मेरे लिए नई बात थी। मैं नहीं जानती थी कि चाकू, चम्मच आदि जिनसे हम रोज़ अपना भोजन करते थे वे चांदी के थे। द गर्ल laughed again. I bet you don't know it. It is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It is in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. That girl pulled the door open. I can find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. लड़की दोबारा हंस दी। मैं शर्त लगा सकती हूँ आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। आप किन चीज़ों का इस्तेमाल डिनर मेज पर करते हैं? उसने पूछा। तो क्या तुम जानती हो? वह संकोच में पड़ गई। वह बगल की अलमारी तक गई तथा एक दराज खोलने की कोशिश की। मैं देखती हूँ वह यहाँ है। मैं उछलकर खड़ी हो गई। मैं गाड़ी के समय को भूल गई थी। मुझे तो गाड़ी पकड़नी ज़रूरी थी। At the corner of the road, I looked up at the nameplate, Marconi Street. It said I had been at number 46. The address was correct.
but now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value. When severed from them, you see them again in strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where she shreds of black out paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? I resolved to forget the address of all the things I had to forget. That would be the easiest. उसका हाथ दराज पर था। क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे? नहीं, मुझे जाना ज़रूरी है। मैं दरवाजे की ओर चल दी। लड़की ने दराज खोल ली थी। मैं अपना रास्ता खुद खोज लूँगी। जैसे मैं गलियारे में चली, मुझे चम्मचों तथा कांटों की खनखनाहट सुनाई दी। सड़क के कोने पर मैंने वहाँ लगी नाम पट्टिका देखी। उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। मैं 46 नंबर वाले घर में थी। पता सही था, पर अब मैं उस पते को याद नहीं रखना चाहती थी। मैं वहाँ अब वापस कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें आपके पूर्व काल के परिचित जीवन से जुड़ी हों, वे बेमानी हो जाती हैं। जब आप उनसे कट गए हों और पुनः दोबारा उन्हें अजनबी माहौल में देखें, और मैं उन चीज़ों का करूँगी भी क्या, जबकि मेरा एक छोटा-सा किराए का कमरा है, जहाँ ब्लैक आउट समय के काले कागज़ों के टुकड़े अभी भी खिड़की पर लटके थे, तथा मुट्ठी भर छुरे, काँटे आदि पतली मेज़ की दराज में रखे थे। मैंने उस पते को भूल जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जिन तमाम चीज़ों को भूलना मेरे लिए मजबूरी थी, उनमें इस पते को भुला देना सर्वाधिक आसान था। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बचे हुए चैप्टर भी हम बहुत जल्द ही इसके कंप्लीट कर लेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।